हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 5 उस सीरीज़ का जहाँ पर हम सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पर होने ही चाहिए। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 4 नहीं देखा है तो इस साइकिल वाले की तरह आप भी उसके पीछे जा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। तो हमारे पास है यहाँ पर 2 स्टेट, ये है वेकफुलनेस की, जगे हुए हो, और ये है स्लीप की। अब यहाँ से ट्रांजिशन करने के लिए आपको इस रास्ते से जाना होगा, लेकिन यहाँ पर स्लीप के जस्ट पहले एक ब्रीफ सा फेज आएगा जहाँ पर पर्सन जो ये है इसको हेल्यूसिनेशंस होंगे, सेंसरी एक्सपीरियंसेस होंगे। इन ब्रीफ हेल्यूसिनेशंस को, जहाँ पर सेंसरी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो कि रियल नहीं है, इनको हम कहते हैं हिप्नेगॉजिक हेल्यूसिनेशंस। ये बहुत ब्रीफ होते हैं और ये इस ट्रांजिशन के टाइम पर होते हैं जहाँ पर पर्सन वेकफुलनेस से स्लीप की तरफ जाता है। सो हमारे पास ये है प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये फेमिलियर रास्ता है। हमने पहले भी इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए ये रास्ता अपना रखा है, तो ये एक तरीके से बहुत ही इजी तरीका हो जाएगा। लेकिन क्या ये इफेक्टिव होगा? शायद नहीं। अगर उस प्रॉब्लम की डिमांड है कि इस तरीके का रास्ता अपनाया जाए, तो हम कितना भी ये वाला रास्ता अपना ले, सॉल्यूशन उतना इफेक्टिव हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर पर्सन फिर भी एक पर्टिकुलर फेमिलियर सॉल्यूशन पर फिक्सेट हो जाता है, स्टिक हो जाता है, तो यहाँ पर वो एक बायस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिसे कहते हैं मेंटल सेट। पर्टिकुलर पाथ को ही वो फॉलो कर रहा है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, ऑल्टरनेटिव पाथ को वो नहीं एड्रेस कर रहा, वो इसी को देख रहा है। तो जब पर्सन एक साइकोसेक्सुअल स्टेट से दूसरे साइकोसेक्सुअल स्टेज में जाता है तो जर्नी होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। ये एक आइडल जर्नी है, राइट? लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली पर्सन जो है वो फिक्सेट हो जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटिफिकेशन या फिर फुलफिलमेंट नहीं हुई है इस पर्टिकुलर स्टेज में, तो यहाँ पर वो स्टक फील करेगा, वो आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगली स्टेज में नहीं जा पाएगा। यहाँ पे जो कुछ पैटर्न्स हैं वो उसी के साथ रहेगा, तो ये कहलाएगा फिक्सेशन, और ये कॉन्सेप्ट है सिगमंड फ्रॉइड का दिया हुआ। तो मान लो हम लेने बैठे हैं डिसीजन और ये है ऑप्टिमल चॉइस। अब मेरा रास्ता होगा यहाँ से आना और इस तक जाना, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऑप्टिमल चॉइस तक क्या जाना, मुझे रास्ते में जो भी सैटिस्फाइंग चॉइस मिलेगी मैं तो उसी पर रुक जाऊंगी, उसे ही अपना लूंगी। तो ये जो मैंने किया है ना कि ऑप्टिमल चॉइस, जो कि बेस्ट चॉइस हो सकती थी उस डिसीजन में, उसको छोड़कर, उस ऑप्शन को छोड़कर मैंने एक ऐसे ऑप्शन को चूज किया, ऐसी चॉइस अपनी रखी जो कि बस सेटिस्फैक्टरी थी। तो ये जो पैटर्न कहलाएगा, ये कहलाएगा सेटिस्फाइसिंग। तो यहाँ बात हो रही है ऑब्जर्वेशन मेथड की, जहाँ पर एक है पर्सन ऑब्जर्व करने वाला और दूसरा है ऑब्जर्व होने वाला। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर बायस की प्रेजेंस है तो क्या होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ पर होगा ये कि पर्सन की एक्सपेक्टेशन, यानी ऑब्जर्वर की एक्सपेक्टेशंस, बिलीव्स, फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस क्या करेंगे? ये इन्फ्लुएंस कर देंगे ऑब्जर्व होने वाले पर्सन को। तो यहाँ पर ये एक फिल्टर आ जाएगा जिसके थ्रू पर्सन इसको देख रहा है। तो क्या ये ऑथेंटिक डाटा को जनरेट करेगा? नहीं। ये ऑब्जर्वर बायस जो है वो इस पूरे डाटा को कंटामिनेट कर देगा, जहाँ पर ये पर्सन शायद डिफरेंटली बिहेव करने लग जाए अपने नॉर्मल बिहेवियर से, क्योंकि ये जो है अब इससे इन्फ्लुएंस हो गया है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर बायस, जिसे रिड्यूस करना होना चाहिए हमारा टारगेट। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये कहलाता है प्लानिंग फैलेसी। अब यहाँ पर प्लानिंग वर्ड ही हमें बता रहा है कि प्लानिंग होगी। कैसी प्लानिंग होगी? थोड़ी सी खराब सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम है ना, आप इसको अंडर एस्टिमेट करोगे। आप सोचोगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं ये टास्क कर लूंगा, जबकि एक सिमिलर टास्क को जब आपने पास्ट में किया था तो उसमें ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन अब क्योंकि आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो उससे पहले ही हो जाएगा, या ये तो कम टाइम में ही हो जाएगा, आप टास्क के नेचर को यहाँ पर ओवरलुक कर सकते हो या फिर अपने एक्सपीरियंस को। तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म शायद बहुत ज्यादा होगा कि मैं तो कर ही लूंगा। तो ये जो फैलेसी है ना प्लानिंग की, ये क्या करेगी? ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जनरेट करेगी, जहां आप सोचोगे कि यार सही से टाइम को मुझे देखना चाहिए था, अच्छी लिमिट बनानी चाहिए थी, और यहाँ पर आप डेडलाइंस को भी मिस कर सकते हो अगर आपकी फैलेसी जो है वो बहुत ही बुरे तरीके की है। तो अगर एक पर्सन कंट्रोल चाहता है एक इवेंट पर, उसके आउटकम पर, और ये सोचता है कि मेरे तो कंट्रोल में है चीजें, चीजों के आउटकम, और ये जो लाइन है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल थी, अब ये किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि पर्सन को लगता है कि मैं
इन इवेंट्स के आउटकम को भी इस सर्कल के अंदर ले आऊँगा जो कि है मेरे कंट्रोल में। तो यहाँ वो गलती कर रहा है और यहाँ पर वो एक्सपीरियंस कर रहा है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इवेंट का आउटकम पर्सन के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे परसीव हो रहा होता है, वो इस इल्यूजन में होता है कि कंट्रोल है। तो ये एक कॉग्निटिव बायस है। तो हमारे पास है ये वाला फाइनल आउटकम गोल जिसको हमें अचीव करना है और हमें इस तक पहुंचना है बिना किसी बैरियर के, और बीच में है कुछ बैरियर्स। तो यहाँ पर जब हम सब गोल्स बनाएंगे और उनको प्लान करते हुए पहुंचेंगे इस अल्टीमेट गोल तक, तो ये कहलाएगा मीन्स एंड्स एनालिसिस। यहाँ पर छोटे छोटे गोल्स में बांटा गया पूरे प्रोसेस को, और उसके बाद ऑब्स्टेकल्स को टैकल करते हुए पर्सन जो है वो सिंपली यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया कूदता हुआ मजे से। तो ये है मीन्स एंड एनालिसिस। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर ये है एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम जिसको पर्सन जो है वो कैरी किए हुए है और वो इसी में ही घूमा जा रहा है, वो इसी एक पर्टिकुलर बिलीफ के पीछे भाग रहा है, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर अगर इसको बोला जाए कि ऑल्टरनेट भी है बिलीफ या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन भी है, यहाँ पर भी तो आओ, तो वो इस चीज को नहीं मानेगा। उसका एक पर्टिकुलर बिलीफ को फॉलो करना, उसी के पीछे भागते रहना, उसी सिस्टम में लगे रहना, ये कहलाएगा बिलीफ परसेवरेंस। तो अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। अपने इमोशंस को समझ पाना और साथ ही दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाना, ये वाली जो एबिलिटी है ये आती है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। अब यहाँ पर इस फील्ड में बहुत काम हुए हैं और एक जो थ्योरी है वहां पर 5 कंपोनेंट्स दिए गए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। ये हैं कुछ ऐसे। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पर ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये हैं डेनियल गोलमैन की थ्योरी में दिए गए। तो अब आता है एक फिलोसॉफिकल सा कॉन्सेप्ट जो कि ये बोलता है कि थ्योरी की ट्रू वैल्यू, उसकी सार्थकता उसके द्वारा जनरेट की गई कॉन्सिक्वेंसेस से होती है। यानी अगर इस पर्टिकुलर थ्योरी ने कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट किए हैं और ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये प्रैक्टिकल हैं, तो यहाँ पर इस कॉन्सिक्वेंस ने इस वाली थ्योरी की ट्रू वैल्यू को बताया है। तो यहाँ पर हमें प्रैग्मैटिज्म देखने को मिला है जहाँ पर आप प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करते हो और उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर थ्योरी को जज करते हो। तो जब एल्पोर्ट ने प्रोपियम का नाम लिया तो उनका जो मतलब था वो था सेल्फ से, एक ऐसा यूनिफाइड सेंस ऑफ सेल्फ जो कि पर्सन की पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है ये आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, अवेयरनेस से रिलेटेड हो, बॉडीली चीजों से रिलेटेड हो, लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो सेल्फ से रिलेटेड होगा। तो थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट क्या है? ये है एक पर्टिकुलर टेक्निक। कैसी टेक्निक? ये है असेसमेंट की टेक्निक जहां पर हम प्रोजेक्शन का यूज करते हैं और ये प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। यानी पर्सन जो है वो अपनी रिप्रेस्ड या फिर अपनी अनकॉन्शियस डिजायर्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को बाहर लेकर आएगा जब वो देखेगा एक पर्टिकुलर कार्ड को। और यहाँ पर इन लोगों को देखकर जब वो स्टोरी बनाएगा तो वो स्टोरी उसकी अपनी होगी, उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी वहां पर इन्वॉल्व होगी। और यहाँ पर ये जो स्टोरी बनेगी वो उसके अनकॉन्शियस मटेरियल को बाहर निकालने वाली होगी। तो ये कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए जब हम इंसान से उसके अनकॉन्शियस का मटेरियल निकलवाते हैं तो एक पर्टिकुलर जो टूल हमारे पास रहता है वो कहलाता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। साइकिक एनर्जी जो पर्सन के अंदर होती है वो कहलाती है लिबिडो। ये कॉन्सेप्ट है सिगमंड फ्रॉइड का दिया हुआ। तो एज अ टीचर अगर मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस रखूं जो कि हूँ बहुत ही हाई कि आप तो अच्छा ही परफॉर्म करोगे, तो अगर आपका परफॉर्मेंस जो है वो अलाइन करता है मेरे इस एक्सपेक्टेशन से, यानी आप बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर पाते हो, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन का ही परिणाम कहलाएगा। और ये जो पैटर्न हमें यहाँ दिखा है ये है पिग्मेलियन इफेक्ट, जिसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन की एक्सपेक्टेशंस जो है वो दूसरे पर्सन को प्रभावित करती हैं और उसके परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देती हैं। ये जो पिग्मेलियन इफेक्ट है इसे दिया है रॉबर्ट रोजनथाल ने। बात करें बर्थ ऑर्डर थ्योरी की तो यहाँ पर ये है फर्स्ट बॉर्न, ये है सेकंड बॉर्न और ये है यंगेस्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर इनका जो बर्थ ऑर्डर है वो इन्फ्लुएंस करेगा इनकी पर्सनालिटी को। ये बोला एल्फ्रेड एडलर ने अपनी बर्थ ऑर्डर थ्योरी में, जहाँ उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं वो थोड़े से
डिटेल ओरिएंटेड हो सकते हैं, थोड़े से ज़िम्मेदारी निभाने वाले हो सकते हैं, जबकि सेकंड बॉर्न जो होते हैं, ये वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जेलसी रख सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं, पीपल प्लीज़िंग का पैटर्न इनमें देखा जा सकता है, जबकि यंगेस्ट जो होंगे वो फन लविंग होंगे, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, वो हो सकते हैं थोड़े से इम्पेशेंट। तो ये है अल्फ्रेड एडलर की बर्थ ऑर्डर थ्योरी, जिसे उन्होंने दिया इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंदर। जैसे कि हमने देखा अभी पिग्मेलियन इफेक्ट में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं तो परफॉर्मेंस भी हाई होती है। उसका अपोजिट आता है गोलम इफेक्ट, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस अगर पर्सन की लो है तो परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। तो कार्ल यूंग की जो थ्योरी थी उसमें शैडो नाम का आर्केटाइप जो है वो बताया गया है। शैडो क्या है? ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स, रिप्रेस्ड फीलिंग्स, हमारे फियर्स, हमारी अनफुलफिल्ड जो भी चीजें हैं ना, जो कि सोसाइटी जो है वो शायद एक्सेप्ट ना करे, जो कि अनसिविलाइज्ड सा पार्ट है हमारा, वो ये हैंडल करता है शैडो आर्केटाइप। और ये जो बाहरी दिखने वाला जो हमारा रूप है ये कहलाता है पर्सोना। ये हमारा ऐसा इमेज है जो हम लेकर चलते हैं, एक ऐसा मुखौटा जो हमारे मुंह पर लगा रहता है जब भी हम लोगों से बात कर रहे होते हैं और अपने वर्ल्ड में कॉन्शियसली हम फंक्शन कर रहे होते हैं। तो रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ, ये जो दो सेल्फ हैं, ये किसने दिए? ये दिए कार्ल रॉजर्स ने। यहाँ पर रियल सेल्फ है हमारा एक्चुअल सेल्फ जो कि हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जबकि आइडल सेल्फ है एक ऐसी आइडलाइज्ड इमेज जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हमारे कुछ रोल मॉडल्स हो सकते हैं तो हम उनके जैसा बनना चाहेंगे, तो वो हमारे आइडल सेल्फ के अंदर आएगा, जिस रूप में हम अपने आप को देखते हैं जब हम अपने आप को इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉग्निशन की, ह्यूमन बिहेवियर की। तो कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, उसकी मोरालिटी के, उसके थिंकिंग के, जो कि कैसे होंगे? यूनिवर्सल, यानी सब लोग दुनिया में उस चीज को फॉलो कर रहे होंगे, उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मान रहे होंगे। तो एक तरीके से यूनिवर्सलिज्म होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा जब हम बात करेंगे थिंकिंग की और बिहेवियर की। तो कुछ लॉज होंगी जिसके अनुरूप ही सब चीजें चल रही होंगी। डिस्कस करते हैं कुछ फेमस बुक्स के नाम। सबसे पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये है सिगमंड फ्रॉइड की बुक, बहुत फेमस है। द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट एंड अदर क्लिनिकल टेल्स, अब ये है ओलिवर सैक्स की बुक। द आर्ट ऑफ बीइंग, जो ये बुक है ये है एरिक फॉर्म की, जबकि टुवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग ये लिखी अब्राहम एच मैस्लो ने। ऑथेंटिक हैप्पीनेस यूजिंग द न्यू पॉजिटिव साइकोलॉजी टू रियलाइज योर पोटेंशियल फॉर लास्टिंग फुलफिलमेंट, ये थी मार्टिन ईपी सेलिगमैन। मार्टिन सेलिगमैन जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के फादर हैं। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, जीन पियाजे। इमोशनल इंटेलिजेंस, वाइट कैन मैटर मोर देन आईक्यू, ये जो फेमस सी बुक है ये है डेनियल गोलमैन की दी हुई। द लूसीफर इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग हाउ गुड पीपल टर्न इविल, ये है फिलिप जिम्बार्डो के द्वारा दी गई। सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, ये जो बुक है ये दी सिगमंड फ्रॉइड ने। ऑन बिकमिंग अ पर्सन अ थेरेपिस्ट, ट्री ऑफ साइकोथेरेपी, कार्ल रॉजर्स की बहुत अच्छी बुक है। द रेड बुक किसने लिखी? ये लिखी कार्ल यूंग ने। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन की बुक है। तो ये हैं कुछ बुक्स जो आपको याद रखनी है। जब हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को झेलते रहते हैं, उसके एक्सपोज़र को कॉन्स्टेंटली फ़ील कर रहे होते हैं, तो हमारा उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिमिनिश होने लगता है। यानी हम अडैप्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंसरी अडैप्टेशन। सीरियल पोज़ीशन इफ़ेक्ट, अब ये है मेमोरी से रिलेटेड। यहाँ पर आपको जब एक लिस्ट दी जाती है, तो आपको क्या याद रहता है? आपको याद रहता है लिस्ट में शुरुआत में क्या था और लिस्ट में आखिरी में कौन-सी चीज़ें थी, कौन-सा कंटेंट था। ये हो सकती हैं नंबर्स, ये हो सकते हैं वर्ड्स। तो शुरुआत में और लास्ट में क्या चीज़ें थीं, उनका ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहलाएगा सीरियल पोज़ीशन इफ़ेक्ट। तो यानी प्राइमेसी और रीसेंसी इफ़ेक्ट को अगर आप प्लस कर देते हो तो वो कहलाता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो इंटेलिजेंस की जब थ्योरीज दी गई तब एक मॉडल सामने आया जिसमें ऑपरेशंस, प्रोडक्ट और कंटेंट्स की बात की जाती है। इसे दिया है जेपी गुलफोर्ड यानी जॉय पॉल गिलफोर्ड ने। एल्पोर्ट एंड ऑडवर्ड्स की ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पर बेस्ड एक असेसमेंट टूल है जिसे हम कहते हैं नियोपाई आर। हेंस आइजैंक एंड सिबिल आइजैंक ने जो एक टूल दिया, एक क्वेश्चनियर दिया असेसमेंट के लिए ऑफ पर्सनालिटी, ये कहलाया आइजैंक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर। 16 पर्सनालिटी के ट्रेट्स या फैक्टर्स को जो एनालाइज करता है वो कहलाता है 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो है ये कार्ल यूंग की थ्योरीज पर बेस्ड है। लेक्चर्स ऑन द डिसीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम,
इस पब्लिकेशन में नाम आता है जीन मार्टिन चारकोट का, जबकि टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री जो है ये लिखी है एमिल क्रेपलिन ने। कॉन्शियसनेस जो है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी ना होकर फंक्शन है जो इमर्ज होता है स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस से, ये कहा विलियम जेम्स ने। लिटिल ब्रेन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सेरेबेलम को। टेबुला रासा किसने यूज किया? ये यूज किया जॉन लॉक ने, जब उन्होंने बताया कि माइंड जो होता है बच्चे का वो होता है ब्लैंक स्लेट की तरह। तो ब्रेन को स्टडी करने के लिए कई सारे मेथड्स इजाद किए गए और एक मेथड था जहां पर ब्रेन को रखा जाता है और उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ कट्स लगाए जाते हैं या सर्जरी की जाती है। इसे हम कहते हैं एब्लेशन मेथड। तो यहाँ पर जब डेथ पर्सन की होती है और ये तब होती है जब उसके अंदर कोई सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है, तो ये है एक फॉर्म यूथनेशिया की जो कि है एक्टिव यूथनेशिया। यहाँ पर कोई सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद पर्सन जो है वो डेथ को एक्सपीरियंस करेगा। जबकि एक दूसरी फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर अगर वो पर्सन किसी लाइफ सपोर्ट पर है तो आप उसको टर्न ऑफ कर देते हो। तो यहाँ पर आप रिमूवल कर रहे हो ऐसे सपोर्ट का जो कि उसके सर्वाइवल को बनाए हुए है, तो वो है पैसिव यूथनेशिया। तो एक ऐसी थेरेपी टेक्निक जिसका हम यूज कर सकते हैं पीटीएसडी के केसेस में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। तो वहां पर इस तरीके की जो थेरेपी आती है इसको कहते हैं आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। यहाँ पर आंखों की मूवमेंट पर बहुत फोकस होता है। एक पर्टिकुलर तरीके से पर्सन को सिखाया जाता है कि कैसे उसे अपने ट्रॉमा को प्रोसेस करना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक वेयर दे मेक यूज ऑफ मूवमेंट ऑफ आईज। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।